अमेरिका ईरान के बीच एक महीने पहले हुए अंतरिम शांति समझौते का पूरी तरह बंटाधार हो गया है। दोनों ही देश जो एक महीने पहले शांति की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब फुल फ्लैश वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि दोनों में से ऐसा कौन था जिसने सबसे पहले शांति की शर्तों का उल्लंघन किया और अब मिडिल ईस्ट को फिर से जंग की आग में झोंक दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है और अमेरिका और ईरान दोनों हमले कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जहां ईरान में हवाई हमले करके उसके मिलिट्री अड्डों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है और कुवैत, बहरीन, जॉर्डन इसमें अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को टारगेट कर रहा है। तो हम बता देते हैं कि जब एक महीने पहले यानी कि 17 जून को, आज 19 जून है और करीब 30-31 दिन बाद कैसे दोनों देश जो शांति पर कायम हुए थे, कहा था कि हम शांति करेंगे, से साइन कर रहे हैं, वो अब कैसे एक ही महीने के अंदर फिर से फुल फ्लैश वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये 17 जून के बाद अब तक क्या क्या हुआ और कैसे दोनों ही देशों ने एक एक करके शांति की शर्तों का उल्लंघन किया। तो सबसे पहले 17 जून को अमेरिका और ईरान दोनों ने अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद ऐसा लगने लगा था, दुनिया ने भी एक सुकून की सांस ली थी कि फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, हॉर्मुज़ फिर से खुल जाएगा और फिर से शांति स्थापित होगी, तो अर्थतंत्र जो है आर्थिक रूप से भी सभी मजबूत होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शांति समझौते के यानी 17 जून के 8वें दिन ही यानी 25 जून को ईरान ने युद्ध विराम पहली बार तोड़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल कार्गो शिप को निशाना बनाया। इसके बाद 26 जून को अमेरिका पलटवार करता है और ईरान के मिसाइल और ड्रोन के अड्डों को, यानी जहां उसने इन्हें स्टोर किया हुआ था, हमले करता और इसके अलावा ईरान के जो तटीय इलाके हैं वहां पर जहां पर उसने रडार इंस्टॉलेशन कर रखे हैं निगरानी के लिए, तो उनको भी निशाना बनाया। इसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठता है और हॉर्मुज में फिर से एक जहाज़ निकलता है और जो ईरान के तय किए गए रास्ते का जब वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद ये तनाव बढ़ता रहता है और इसी बीच एक इवेंट आता है जब ईरान में उनके दिवंगत सुप्रीम लीडर यानी कि अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा निकलता है। इसमें दुनिया भर के लीडर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं, उनमें भारत के भी प्रतिनिधि थे। और इसके बाद इसी दौरान फिर से तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि जब जनाजा अयातुल्ला अली खामनेई का निकल रहा था तो उसमें ऐसी कुछ नारेबाजी हो जाती है जिससे ईरान तक खलबली मच जाती है। दरअसल जब ये जनाजा निकल रहा था तो उसमें डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप ऐसे नारे लगे और अमेरिका और ट्रंप से बदला लेने की बातें हुई। इसी दौरान और बात जब आगे बढ़ती है तो अमेरिका पहले से ही प्लान बना चुका था। उसने फिर 6 से 11 जुलाई तक यानी करीब 5 से 6 दिन लगातार ईरान पर रात के वक्त हमले किए और इस दौरान ईरान के 300 से ज़्यादा ठिकानों को टारगेट किया। ईरान भी इस पर चुप नहीं बैठता है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे 3 जहाज़ों को फिर से निशाना बनाता है। इससे हालात और बिगड़ जाते हैं और फिर आती है 12 से 14 जुलाई तक का समय। इस दौरान अमेरिका भी साफ साफ कर कह देता है कि शांति समझौता जो हुआ था अब वो हम नहीं मानते हैं और उन्होंने फिर से हॉर्मुज में ब्लॉकेट कर दिया। अब इसको अगर आपको समझाएं तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ईरान अपनी दादागिरी करता है। यहाँ जो शिप जो निकलते हैं उन पर हुक्म चलाता है कि आप किस रूट से निकलेंगे, किस रूट से नहीं, और यहाँ पर अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो जब समझौता हुआ था 17 जून को तो अमेरिका ने ब्लॉकेट हटाने की बात कही थी, कहा था हम आराम से जहाज़ निकलने देंगे, जैसा कि ईरान भी आज़ादी से बाकी जहाज़ों को निकलने देगा। लेकिन 12 से 14 जुलाई के बीच अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि वहाँ यहाँ पर ब्लॉकेट करेगा और जैसे ईरान जहाज़ों को नहीं निकलने दे रहा, उन पर हमला कर रहा है, हम भी किसी भी जहाज़ को नहीं निकलने देंगे। इसके बाद 15 और 16 जुलाई का वक्त आता है, तब ईरान पर अमेरिका फिर से हमला करता है और वो उसके जो सैन्य अड्डे हैं, जो ड्रोन और मिसाइल के भंडार हैं, उनको निशाना बनाता है। और इसी दौरान फिर ईरान भी पलटवार करता है। अब वो कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाता है। इसमें एयरबेसेस भी हैं और गोला बारूद के डिपो भी थे। इसके बाद 17 जुलाई आता है और ईरान पर फिर से एक बार हमले होते हैं और
उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी, यानी जो प्लांट जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठा बनाता है, उसके प्लांट पर हमला होता है। और फिर इसी के जवाब में या इसी दौरान कुवैत में ईरान उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निशाना बनाता है और इससे जुड़ा जो पावर स्टेशन था वो भी टारगेट में होता है और इसी वजह से नुकसान होता है। तो अब आप इस हमले की कितना भीषणता इससे समझ सकते हैं, कितना तनाव बढ़ गया है कि जिनेवा कन्वेंशन में भी लिखा गया है कि अगर युद्ध के दौरान भी जो पानी का शोध है, यानी इंसान जो जीता है उसका जीने की जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो पानी भी है और उस पर हमला कभी नहीं हो सकता है, युद्ध का समय चल रहा हो तब भी। इसके बावजूद ईरान में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला हुआ और अमेरिका की तरफ से भी ईरान की तरफ से भी कुवैत में इसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा 18 और 19 जुलाई का वक्त आता है तो अब ईरान पर भी अमेरिका की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ से ईरान भी पलटवार कर रहा है। वो कुवैत में, जॉर्डन में, इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो आपने अभी मुझसे सुना कि 17 जून से 19 जुलाई तक क्या क्या हुआ और कैसे दोनों तरफ से हमले किए गए और शांति समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया। अब मैं बता देता हूँ कि दोनों देशों ने एक रेड लाइन तय कर रखी थी अपनी अपनी, और कैसे दोनों ने ही एक दूसरे की रेड लाइन को क्रॉस किया और जिसकी वजह से जो अंतरिम शांति समझौता हुआ था इतनी कोशिशों के बाद वो टूट गया। तो सबसे पहले मैं आपको अमेरिका की तरफ से तय की गई रेड लाइन के बारे में बता देता हूँ जिनका उल्लंघन ईरान ने किया। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल शिप को निशाना बनाया। इसके अलावा जो सुरक्षित वैकल्पिक ओमान की तरफ वाला, यानी जो ये ओमान है ईरान के सामने, तो ये जो रूट तय किया था अमेरिका ने कि यहाँ से जहाज़ निकल सकते हैं, तो जब इनसे जहाज़ निकले तो ईरान ने उन पर हमला किया। इसके अलावा ये तय हुआ था कि युद्ध विराम है, कोई भी हमला नहीं करेगा। ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके जहाज़ों को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देश जो हैं बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, इन पर हमले किए। ये रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की। इसके अलावा जब हॉर्मुज़ से कमर्शियल जहाज़ निकले तो उन पर बार बार अटैक किए और जो यहाँ से एक स्वतंत्रता से, मतलब युद्ध के पहले से जो आज़ादी से नेविगेशन होता था उसको खतरे में डाला। इसके अलावा जो रेड लाइन थी कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो पानी है उसके प्लांट को निशाना नहीं बनाया जाएगा, उसके प्लांट को भी ईरान ने निशाना कुवैत में बनाया और अमेरिका को नाराज़ कर दिया। और सबसे आखिरी बात जो रेड लाइन थी अमेरिका की तरफ से कि एक तरफ मध्यस्थता की कूटनीति की बातें हो रही थी और ईरान लगातार हमले करके सैन्य तनाव बढ़ा रहा था। तो ये 7 रेड लाइन थी जो ईरान ने क्रॉस की और जिसकी वजह से अमेरिका भी नाराज़ हो गया। अब मैं आपको ईरान की तरफ से तय की गई रेड लाइन के बारे में बताता हूँ जिसका उल्लंघन उसके हिसाब से अमेरिका ने किया। तो अमेरिका ने अंतरिम शांति समझौते के बावजूद ईरान में घुसकर बार बार एयर स्ट्राइक की, उसके ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा मिलिट्री अड्डों पर हमला किया, ड्रोन और मिसाइल के जो भंडार थे उसके पास उनको तबाह किया और इसके साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के गार्डों पर भी निशाना साधा। ईरान का ये भी आरोप है कि जो एक अहम आर्थिक प्रावधान था 17 जून को हुए अंतरिम शांति समझौते में कि ईरान को तेल बेचने की छूट मिलेगी, मतलब अमेरिका की तरफ से जो क्रूड ऑयल बेचने को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं उसको उस पर छूट दी गई थी। तो ये भी जब हमले हुए तो अमेरिका ने उसे ख़त्म कर दिया और ईरान को इसका झटका लगा कि अब वो इतना तेल नहीं बेच सकता था। इसके अलावा जो नाकेबंदी की गई थी यहाँ ओमान के सागर में अमेरिका की तरफ से वो भी ख़त्म हो गई और उसको लेकर जो समझौता था वो ख़त्म हो गया और ईरान फिर से मुश्किल में आ गया। इसके अलावा ईरान के अंदर अमेरिका ने उनके स्ट्रेटजिक जो पुल थे, पावर स्टेशन थे और बहुत सारे निगरानी केंद्र थे उनको निशाना बनाया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया। इसके अलावा जो ईरान एक दावा करता है कि हॉर्मुज़ का कंट्रोल उसके हाथ में ही रहेगा, तो अमेरिका ने उसको चुनौती दी और इस समझौते के तहत जब ईरान ने कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी जब कोई भी जहाज़ ओमान के वैकल्पिक रास्ते से, ओमान के पास वाले रास्ते से निकलने की कोशिश की तो ईरान ने उस पर हमला किया और इसकी वजह से भी अमेरिका नाराज़ हुआ। इसके अलावा ट्रंप ने हाल में जब तनाव बढ़ा तो एक बात ये कही कि उन्होंने कहा कि ईरान का हम वजूद ख़त्म कर देंगे। इसके बाद सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ईरान का उस पर हमले हुए और इसकी वजह से भी ईरान अमेरिका से नाराज़ हो गया। तो ये 7 रेड लाइन थी दोनों तरफ से जो ईरान और अमेरिका दोनों ने उन्हें क्रॉस किया।
तो जब ये तनाव इतना बढ़ गया है और दोनों फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस बीच इस आग में जो घी डालने का काम किया है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोस्तफा खामनेई ने किया है। उनका भी बयान हम आपको बता देते हैं। उन्होंने अमेरिका को जब बयान दिया तो उसे ईरान के सरकारी मीडिया पर चलाया गया। वो एक तरह से राष्ट्र के नाम उनका संदेश था और इसमें उन्होंने अमेरिका को शैतान बनाया और साथ ही कहा कि जब अमेरिकी दुश्मन जंग को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जिसमें उसे ज़्यादा नुकसान और अपमान झेलना होगा, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि ईरान की जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूलेगा। तो मतलब मुस्तफा ने कहा कि हम जब एक तरफ ट्रम्प की तरफ से धमकी आई कि हम वजूद ख़त्म कर देंगे, तो अब मुस्तफा भी कह रहे हैं कि हम ऐसा सबक अमेरिका को सिखाएंगे कि वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और इसमें जो उन्होंने रेजिस्टेंट फ्रंट की बात की, तो उसमें उन्होंने यमन के जो हुती विद्रोही हैं, हिजबुल्ला है जो ईरान के साथ ही एक प्रॉक्सी कहे जाते हैं, उनके ज़रिए भी अमेरिका को डराने की कोशिश की। जब मुस्तफा ने ये बयान दिया तो उसके अलावा अमेरिका के ईरान के ऑल लीडर्स की तरफ से धमकी आई। तो इसी कड़ी में ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चीफ इब्राहिम अजीज़ी ने भी अमेरिका को एक नई तरह की वार्निंग दी और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए अमेरिका के उन सैनिकों को डराने की कोशिश की जो अभी खाड़ी देशों में हैं और ईरान का मुकाबला कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपोज में कहा कि अगर अमेरिका के सैनिक सच में यह समझ गए कि मुस्तफा ने जो बात कही है कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, अगर वो ये बात अमेरिकी सैनिकों को समझ में आ जाए तो वो खाड़ी देशों को से छोड़ने में यानी वहाँ से भागने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके के अब दोनों तरफ से बयान चल रहे हैं, तो इसकी वजह से लगता है कि अब शांति की राह थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और दोनों देश फुल फ्लैश वॉर की तरफ बढ़ गए हैं। अब मैं वीडियो के आखिर में आपको ये बता देता हूँ कि जब 17 जून को तमाम कोशिशों के बाद पहले पाकिस्तान में इसको लेकर बैठक हुई, फिर यूरोप में बैठक हुई और इसके बावजूद भी जब शांति समझौता हुआ तो क्यों दोनों देश आपस में भिड़ पड़े और किसकी वजह से ये पूरा अभी जो हालात बने हैं वहाँ पर दोनों देश पहुँच गए। तो दरअसल इसकी जो झगड़े की जड़ है पूरी वो शांति समझौते का आर्टिकल 5 है और उसमें उसकी व्याख्या ये दोनों देश अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो अब मैं आपको MOU का मतलब जो दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हुआ था उसका आर्टिकल 5 बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो दरअसल उसमें लिखा है कि इस MOU के साइन होने के बाद ईरान अपना पूरा प्रयास करेगा कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे जहाज़ आसानी से सुरक्षित निकल जाएं और इसका इंतज़ाम पूरा ईरान के हाथ में ही रहेगा और ये व्यवस्था अगले 60 दिन तक लागू रहेगी। इसमें यह भी लिखा गया था कि जितनी भी यहाँ टेक्निकल बाधाएं हैं या फिर यहाँ पे जो माइंस बिछाई गई थी ईरान की तरफ से उसको भी हटाने का काम किया जाएगा और इसे 30 दिन के अंदर, मतलब समझौता जब 17 जून को हुआ था तो उसके 30 दिन के अंदर यानी 17 जुलाई तक उसे हट जाना था और यहाँ से आवाजाही जहाज़ों की आसानी से होने लग जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्टिकल 5 में ये भी लिखा था कि ईरान अपने जो इनके सामने वाला देश है ओमान, तो इसके साथ अपनी बैठकें करेगा, एक भविष्य के लिए कैसे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ का प्रबंधन चलेगा, समुद्री सेवाएं कैसी होंगी, तो इसको लेकर बातचीत करेगा और इसके साथ ही जो बाकी देश हैं खाड़ी के, चाहे वो सऊदी अरब हो, ओमान हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, उसको भी इन बातचीत में शामिल करेगा और इसमें ध्यान रखा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और जितने भी ये फारस की खाड़ी के देश हैं किसी की भी संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात तय हो चुकी थी कि युद्ध विराम हो चुका है, कोई भी मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगा और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही आसानी से बिना किसी टैक्स के होगी, उसके बावजूद फिर ये झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल ईरान का मानना था कि जब MOU में लिखा जा चुका है आर्टिकल 5 में कि अगले 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा, वो अरेंजमेंट करेगा, तो फिर जब जहाज़ ओमान वाले रास्ते यानी जो ईरान का तय किया हुआ रास्ता नहीं है वहाँ से क्यों निकले। तो वहीं अमेरिका का मानना था कि जहाज़ निकले, अरेंजमेंट तो ईरान के हाथ में था लेकिन वह मिसाइल या ड्रोन से हमले नहीं कर सकता था और यहीं पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया फिर से और अब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान फुल फ्लैश वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका के मुद्दे पर हमारे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।